हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम का घटना को लेकर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ इस पर एक शादीशुदा व्यक्ति है। मतलब शादी की तो बहुत पहले हो चुका था। उसके पास दो बच्चे भी थे, बड़े बड़े बच्चे थे, पत्नी थी और अपने माँ के साथ रहा करते थे। यानी पूरा परिवार के साथ वो व्यक्ति जो है रहा करते हैं। और वो व्यक्ति अपने माँ को कभी कभार, क्योंकि वो ड्राइवर होता है, पहले वो रिक्शा चलाता था लेकिन अभी फिलहाल वो एक आश्रम में बस चलाने का काम करता है। और वो बस जो है जो धार्मिक स्थल है वहाँ पे लोगों को ले जाया जाता है। तो वो व्यक्ति वो काम करता था। लेकिन इसी बीच माँ जहाँ पर ड्यूटी करने जाती थी वहाँ पर माँ का एक सहेली बनती है। तो वो सहेली भी इस आदमी के घर से 500 मीटर दूरी पर रहते हैं। तो कभी कभार आना जाना लगा रहा। और वो माँ की जो सहेली होती है वो भी उसी कंपनी में काम करते हैं। अक्सर उसके माँ के साथ वो जाया करती है। जब लेट हो जाता है तो माँ अपने बेटे को कहती है, जो बेटा आज लेट हो गया तो मुझे पहुंचा दे। तो बेटा भी मान जाते, चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़कर मैं वहां से निकल जाऊंगा। माँ को बिठा लेते, लेकिन माँ अपनी सहेली को फोन करती है, जो तू कहाँ तक पहुंची, कहाँ पर है। तो सहेली कहती है, जो मैं लेट हो गई, मैं भी बस निकलने वाली हूँ। तो माँ अपने बेटे को कहते, चल उसका घर ले ले और उसे भी साथ में लेकर चलते हैं। वही सब सिलसिला चलता रहा। लेकिन फिर अचानक वो महिला जो माँ की सहेली होती है वो संदिग्ध तरीके से गायब हो जाती है। अब जब गायब हो जाती है, उनके पास भी दो बड़े बड़े लड़की थी, दो बेटे थे उनके पास, और इस आदमी के पास दो लड़की थी। तो उसके पास दो बेटे थे। दोनों बेटे को जब पूछा, जो तेरी माँ कहाँ गई, वो दोनों बच्चे जो है रो रो कर कहते हैं, जो पता नहीं माँ कहाँ चली गई। तो इस आदमी को तरस आ जाता है उन दोनों बच्चों को ऊपर, जो माँ नहीं है और पिता से अलग रहते हैं। तो क्या करें, वो अपने साथ अपने घर लेकर आ जाते हैं। जो जब तक तेरी माँ नहीं मिलती हम लोग को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और तेरी माँ मिलने के बाद तुम लोग वहाँ चले जाना। अपने घर लेकर आता है और वो दोनों जो बेटा होता है इन लोगों के साथ रहने लगता है। किसी को कुछ पता ही नहीं, ये दोनों बच्चे यहीं रहते हैं। दोनों बच्चे जब माँ के बारे में पूछते तो ये आदमी कहता, जो तुम्हारी माँ के बारे में पुलिस में कंप्लेन लिखवा दिया, जैसे तुम्हारी माँ मिल जाएगी तो तुम लोगों को लेकर चला जाऊंगा, तब तक तुम लोग यहीं रहो। लेकिन फिर कुछ समय बाद उस माँ की ऐसी हालत में जो बॉडी मिलती है, जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है, जो कोई किसी के साथ इस तरीके से दुश्मनी कैसे निभा सकते हैं। क्योंकि उस महिला को टुकड़ा किया गया था, उसका सिर गायब थी, हाथ गायब थे, सिर्फ धड़ और दोनों पैर के साथ उसकी बॉडी एक नाली पे तैर रही थी। लोगों की नजर पड़ी, पुलिस आई। उसके बाद जो इस पूरे घटना का पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, वाकई पूरा पुलिस का जवानी मैं आप लोगों को आखिर में छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा ये घटना कहाँ का है और कब का है। तो घटना है उत्तर प्रदेश का नोएडा शहर का, और इसी नोएडा शहर में सेक्टर 82 उसी 82 मतलब सेक्टर 82 के पास एक नाली है, बरसाती नाला। तो उस बरसाती नाला के नाम पे मशहूर है। ये जो आपको दिख रहा है तस्वीर में, इसी को कहते हैं बरसाती नाला। तो बरसाती नाला के पास 6 नवंबर 2025 की बात है, सुबह के करीब 11 बजे कोई शख्स उस नाली के पास कुछ काम से गए। जाने के बाद देखता है कि उस नाली के पास जो है कुछ संदिग्ध उसे लगा। पहले तो बदबू आई, उसे लगा कोई जानवर मरा होगा, कोई कुत्ता वगैरह मर गया और नाली में फेंक दिया, गंदी नाली है। लेकिन उस शख्स ने थोड़ा गौर करके देखा। जैसे गौर करके देखा तो पता चला जो बदबू आ रही है वाकई कुछ तो गिरा है। लेकिन जब और नजदीक जाकर देखा, उसके तो होश पक्का हो जाता है, वो चिल्लाने लगता है। अब आसपास पे जितने भी लोग आवाजाही कर रहे थे, पास में ही रास्ता थे, सारे लोग जमा होते, भाई क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है, क्या हो गया। तो उस शख्स ने दिखाया, जो देखो नाली में क्या है। फौरन पुलिस को खबर दी जाती, पुलिस मौके पर पहुंचता दल बल के साथ और उस लाश को बाहर निकालती। जब लाश को बाहर निकालती है ना, तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक कपड़ा तो कुछ भी नहीं था उस बॉडी के शरीर में, मतलब उस लाश में। वो एक महिला का लाश होती है, मतलब यहाँ से लेकर पूरा पैर तक थे, लेकिन ये दोनों हाथ भी नहीं थे, जिसके चलते हर कोई हैरान परेशान। लेकिन एक महिला की थी,
और ऐसा लग रहा था महिला 32-35 साल के बीच में होगी। फिलहाल बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और कई सारी तस्वीरें उसका निकाला जाता है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है, लेकिन उससे पहले ही जो है पुलिस आसपास के पुलिस थाने में खबर देते हैं जो कोई मिसिंग कंप्लेन अगर रहेगा तो संपर्क करना, एक बॉडी मिली है और ऐसे कंडीशन में पुलिस उस इलाका में जहाँ पर वो मतलब बरसाती नाला है उस नाले में और भी अलग अलग जगहों में खंगाला जो बाकी का हिस्सा शायद मिल जाए, हाथ दोनों हाथ मिल जाए, सिर मिल जाए तो इस महिला की पहचान हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिलता। अब एक सिर कटी लाश का पहचान पुलिस को करनी है और बड़ी कठिन काम है, लेकिन पुलिस इसमें काम में जुटी रही और कई सारे टीमें बनाती है। टीमें बनाने के बाद लेकिन यहाँ पर पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट से पता चलती है ये जो महिला की बॉडी मिली है इस बॉडी को करीब 16-17 घंटा पहले मारा गया। 16-17 घंटा पहले मारा गया तो इसीलिए पुलिस को एक छोटी सी क्लू मिल जाती है जो 16-17 घंटा पहले मारा गया, तो इसी बीच इस बॉडी को यहाँ फेंकने कोई ना कोई तो आया होगा। तो उस जगह का सीसीटीवी खंगालते हैं, क्योंकि एक मतलब हाईवे कह सकते हो, रोड है, कई सारे गाड़ियां आना जाना कर रहे हो, कई सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, लेकिन पुलिस इस मामले में जुट जाता है। करीब 5000 सीसीटीवी को खंगालते हैं और 5000 सीसीटीवी में 16-17 घंटे के अंदर 11000 गाड़ी उसमें कैद हुई थी और 11000 गाड़ियों में से अब उसे ढूंढना है पुलिस वाले को कौन सी गाड़ी से इस लाश को लाया गया और उस नाली में फेंका गया। अब 11000 गाड़ी में से चुनते चुनते कुछ 44 गाड़ी को संदीप नजर आया और उसमें से एक नीली कलर का बस भी है, बड़ी सी बस है। बस को इस वजह से पुलिस की रडार में आया, ऐसे तो बस में सब होती नहीं क्योंकि बस में बहुत सारे पब्लिक होती है, तो पता चला वो बस जो है एक प्राइवेट बस होती है जो आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा और इस बस में जो सामने का लाइट है वो ऑफ थी और रात के वक्त अगर कोई बस इतनी बड़ी गाड़ी लाइट ऑफ करके गाड़ी चलाए और वहाँ पे बहुत स्लो था भी, थोड़ा आगे जाके वो बस रुकी भी थी, इस वजह से पुलिस के रडार में आ जाता है। पुलिस सबसे पहले उस 44 गाड़ी में से उस बस के बारे में पता करने की कोशिश करता, पता चलता है ये बस जो है उसका नंबर जो है UP16 KD 0037 बस नंबर। उस बस नंबर से पता चल जाता है बस कहाँ के है और बस का ओनर कौन है, बस कहाँ पर रहती है। बस एक आश्रम कंपनी का होता है, एक आश्रम है, उस आश्रम में उस बस को वहीं से लोगों को मतलब धार्मिक स्थलों में लेकर जाया जाता है। आश्रम से कांटेक्ट होती है, आश्रम वाले बताते हैं हाँ हमारे बस चालक जो है उसका नाम है मोनू सोलंकी। मोनू सोलंकी कहाँ है? मोनू सोलंकी जो है वो उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। उसके बाद मोनू सोलंकी तक पहुंचते हैं। मोनू सोलंकी जो है घर पर ही मौजूद था। जब पुलिस का टीम घर पर मौजूद जाते हैं, मोनू सोलंकी की माँ और कई सारे बच्चे थे। पुलिस देख के हैरान हो जाते हैं जो ये आदमी, इतने सारे बच्चे किसके हैं? बच्चे दो लड़कियां थी, 2 लड़के थे, 4 बच्चे थे, माँ थी बुजुर्ग और मोनू था, मोनू का पत्नी भी थी। सबसे पहचान करते, सबसे बातचीत करते, लेकिन 2 बच्चे के बारे में बताते ये पड़ोस के बच्चे। अब पुलिस का टीम आई है पूरा दल बल के साथ, तो पड़ोसी के बच्चे के सामने तो बात नहीं कर सकते, लेकिन जब उन दोनों बच्चों से कहा गया जो आप लोग अपने अपने घर जाओ, तो दोनों बच्चे कहने लगे जो हमारा घर यहाँ से दूर में है और हम लोग यहीं रहते हैं फिलहाल, क्योंकि मेरी माँ जो है कई दिनों से मिल नहीं रही है। क्योंकि वो दोनों बच्चा समझदार थे, 10 साल के थे, 8 साल के थे, दोनों लड़का। तो पुलिस को जैसे ही पता चला उसकी माँ गायब है, पुलिस को लगा हम लोग सही दिशा पर है। उन दोनों बच्चों से और पूछा जाता है। पुलिस के मोबाइल में वो सारे फोटोज थी उस महिला के, भली सिर काटी थी, तो उस महिला के पैर में एक बिछिया थी, उस बिछिया को इन दोनों बच्चों को दिखाया जाता है। वो दोनों बच्चा देखते ही पहचान जाते और कहते साहब ये मेरी माँ का पैर है और ये मेरी माँ का पैर में ये ऐसी बिछिया पहन के वो रहती है, क्या हो गया मेरा माँ को। दोनों बच्चों को साइड कराते, चुप कराते, जो कुछ नहीं हुआ तुम्हारी माँ मिल जाएगी। आप मोनू से सख्ती करता है, मोनू को हिरासत में ले लेता है और मोनू को पूछताछ करते हैं, लेकिन मोनू जैसे पुलिस का सवाल जवाब हो रहा था वो साफ साफ जवाब दे रहा था। जो कुछ भी पूछा गया, जो महिला के बारे में पूछताछ हो रहे थे, उस महिला का नाम है प्रीति यादव। तो मोनू ने सब कुछ बताया, लेकिन जैसे बस के बारे में बताया जाता है जो तुम्हारी बस उस जगह पर दिखाया गया है, तुम उस जगह पर क्या कर रहे थे, मोनू का जवान लड़खड़ाने लगे। अब मोनू ठीक से पुलिस का जवाब नहीं दे पा रहा था।
अब पुलिस थोड़ा सख्ती करता है। सख्ती करने के बाद पुलिस के सामने मोनू टूटता है और पूरी सच्चाई कबूल लेता है। मोनू कहता है, हाँ, मैंने ही प्रीति यादव को मौत के घाट उतारा और उतारने के बाद उसको मैंने उस नाली में फेंक दिया। तो पुलिस ने पूछा, जो भाई तुमने नाली में फेंका, लेकिन नाली में तो सिर्फ धड़ मिली पैर के साथ, बाकी उसका दोनों हाथ और सिर कहाँ है? इस पर जो मोनू कहानी सुनाता है ना, पुलिस का भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मोनू कहता है, जो मैंने पहले उसका सिर काटा, सिर काटने के बाद मुझे ख्याल आया, जो आजकल तो फिंगरप्रिंट से भी शनाख्त हो जाती है, तो इसीलिए मैं दोनों हाथ को भी काट डालता हूँ। काटने के बाद उसमें थैले में भर कर मैं उसे ले जाकर एक रेलवे पट्टी पे फेंक देता हूँ। लेकिन उससे पहले उस थैली के ऊपर मैं जिसमें सिर और हाथ रखा था, उसके ऊपर कई मरतबा मैं अपनी गाड़ी बस को चढ़ाता हूँ। फिर उसको थैली में जो थैली थी उसको रेलवे पटरी में फेंक कर मैं वहां से चले आता हूँ। अब पुलिस पूछता है, जो तुमने मारा कैसे? तो इस पर मोनू कहता है, जो मैं उसी 6 नवंबर को मैं लेकर गया, बस पे लेकर गया, और कई मरतबा मैं लेकर जाता था, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। 6 नवंबर को भी मैं कुछ बातचीत करने के लिए उसे ले जाता हूँ एक रेस्टोरेंट में, उसके लिए पराठा लेता हूँ, मैं अपने लिए पराठा लेता हूँ और उसके लिए मैगी लेता हूँ। फिर उसी बस पे बैठ कर हम दोनों खाते हैं। उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं था। इसी बीच मैं पहले से ही ठान लिया था, अगर वो मानी तो ठीक है, नहीं माना तो मैं उसका मौत के घाट उतार दूंगा। इसीलिए मैं एक तेजदार हथियार साथ में रखा था, और जब वो मुझसे झगड़ने लगे, उल्टी सीधी बातें करने लगे, तो मैं उस तेजदार हथियार से उसको बर्बाद कर देता हूँ। उसका मौत हो जाती है, फिर उसका सिर काट लेता हूँ, उसका हाथों को अलग कर देता हूँ, फिर उसका बॉडी को ठिकाने लगा देता हूँ। पुलिस पूछता है, आखिर हुआ क्या था? तुमने इस तरीके से उसे मारा, इतना बेरहमी से मारा, फिर उसका हाथ काट डाले, उसके सिर को अलग किया, वहां पर भी तुम खामोश नहीं रहे, फिर उसके बाद तुम उसके सिर और हाथ के ऊपर कई मरतबा बस चढ़ाए। आखिर उस महिला के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? इस पर मोनू सोलंकी कहता है, जो वो मेरी बेटियों को गलत रास्ते पे उतारने की बात कर रही थी। तो पुलिस ने पूछा, आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी? उससे तुम्हारा रिश्ता ही क्या है? वो कौन लगता है? इस पर मोनू और एक कहानी सुनाते हैं। मोनू कहता है, जो वो मेरी माँ की सहेली थी, अक्सर मेरे घर में आया जाया करती है, और ये भी मुझे पता था क्योंकि उसकी कहानी सुन चुका हूँ, कई मरतबा आते थे, और मैं कई मरतबा उन दोनों को, मेरी माँ और उनको लेकर जहाँ पर वो लोग काम करते छोड़ने भी जाता हूँ। इस बीच उनसे बातें भी होती थी प्रीति यादव से। तो मुझे पता था उसको, वो अपने शौहर से अलग रहती है, और उसके शौहर के पास एक बड़ी बेटी भी है, तो 3 बच्चों की माँ है। दोनों बेटे के साथ भी यहाँ पर नोएडा में आकर रह रही है। मूल तौर पे ये बिहार प्रदेश का रहने वाली है। ये सारी कहानी मैं सुन चुका था, और इसी बीच जब उनसे बातें होने लगी तो मुझे अच्छे लगने लगे। मैंने उसे दिल की बात कहा, उसने भी मान लिया, और फिर हम दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ता कायम होने लगे। अब ये सब सिलसिला चलने लगा। कुछ पैसों की जरूरत पड़ती, वो बोलती, तो मैं उसे पैसा की मदद भी क्या करता। लेकिन कुछ दिनों से वो मुझे दबाव बना रही थी, और कह रही थी, जो देखो बहुत हो चुका है, अब तुम अपने पत्नी को तलाक दो, उसे डिवोर्स लो, और तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहने लगो। इसे सुनने के बाद मैं उसे साफ साफ मना किया है, जो ये कभी ऐसी बात हुई ही नहीं थी, और ये पॉसिबल नहीं है। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ खुश हूँ, बस हम दोनों का जो रिश्ता है जैसा है चलने दो। वो कहती है, नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और तुम अपने बीवी को छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अगर ज्यादा आनाकानी किया तो तुम्हारी जो बेटियां हैं उन दोनों को भी मैं गलत रास्ते पे लेकर चली जाऊंगी। इसे सुनने के बाद मुझे डर होने लगा उसके ऊपर। अब वो इसी बात को लेकर आए दिन मुझे कहती थी, जो देखो मेरी बात मानो, तुम मेरी बात को सीरियस लो, नहीं तो मैं सही में बाकी मैं कुछ कर डालूंगी तुम्हारे बच्चियों के साथ। वो बार बार धमकियां देने लगी और कहने लगी, तुम अपनी पत्नी से अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो। इससे मैं परेशान हो चुका था। अब मैं उसको इस मसले से बाहर निकालना चाहता था, उसे कई मरतबा समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैं 6 नवंबर से पहले प्लान कर चुका था, और 6 नवंबर को उसे बहला फुसला कर उसी बस पे लेकर मैं जाता हूँ, क्योंकि वो बस ऐसी थी, और शीशा वगैरह चढ़ा दो तो अंदर क्या है किसी को पता ही नहीं चलता था। मैं इस तरीके से उसे लेकर जाता हूँ, और फिर उसी बस के अंदर कहाँ सुनी होते होते मैं उसको मौत के घाट उतार देता हूँ। उस बस पे पहले मैं उसको टुकड़ा करता हूँ, थैली में पैक करता हूँ। पैक करने के बाद, क्योंकि वो बस मैं खुद चलाता था और मेरे पास ही चाबी रहती है, बड़े इत्मीनान के साथ सब कुछ करने के बाद मैं उसको बॉडी को ठिकाने लगा देता हूँ। फिर मुझे ख्याल आता है, अगर पूरा बॉडी, क्योंकि हाथ और सिर में अलग कर दिया था, एक ही जगह में फेंक दूंगा तो उसका पहचान हो जाएगा, इस जगह में ढूंढेंगे।
तो इसके सिर और हाथ को ले जाकर मैं रेलवे पट्टी पे फेंक देता हूँ। ये पूरा घटना बताते हैं। और ये पूरी कहानी जब सोशल मीडिया में तैरने लगे ना, तो लोगों को यकीन ही नहीं होता। लेकिन इस घटना का जो खुलासा किया पुलिस ने, जिस हिसाब से काम किया, वाकई पुलिस, अगर कोई भी घटना को पुलिस इस तरीके से और इतनी ईमानदारी के साथ काम करे ना, कोई मुजरिम बच नहीं सकता पुलिस के रेडार से, पुलिस के हाथ से। तो पुलिस का आखिर इस इन्वेस्टिगेशन में किस तरीके से काम रहा, पूरा वीडियो में आप लोगों के लिए छोड़कर जाऊंगा। गौतम बुद्ध नगर में एक थाना क्षेत्र 39 में एक महिला की लाश मिली थी नाले में, जिसमें आइडेंटिफिकेशन के जो भी चिन्ह थे वो नहीं पाए गए थे और वहां से रिकवर किया गया। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया थाना क्षेत्र में और उसके बाद बहुत सारी टीमें इसमें लगाई गई, जिसमें मुख्य रूप से 9 टीमें तैयार की गई तात्कालिक रूप से और उसके बाद उनको अलग अलग टास्क दिया गया। टास्क के रूप में घटना के अनावरण के लिए कुछ कैमरे, जो 5000 लगभग कैमरे हम लोगों ने ट्रैक किए, वो चेक किए गए। रूट जितने एंट्री एग्जिट पॉइंट थे उसको डेडिकेटेड रूप से टीमें लगाई गई उसको चेक करने के लिए और उसके बाद लगभग 1100 वाहनों को ट्रैक किया गया इसमें और आने जाने वाले जितने वाहन थे उनको जीरोइंग करते हुए हम लोग 44 गाड़ियों को जीरोइंग किए कि ये संदिग्ध अवस्था में है या इनकी एक्टिविटीज़ कुछ सस्पिशियस लग रही है। उसको भी उनके ड्राइवरों को, मालिकों को और अन्य लोगों से पूछताछ की गई। इसके अलावा सर्विलांस के लगभग 60-70 हज़ार नंबरों को भी हम लोगों ने ट्रैक किया, वहां से आइडेंटिफिकेशन के लिए लिया। हमारी ISTMS में जो टीमें लगी हुई थी उन्होंने अलग से इसको ट्रैक किया और लगातार बहुत सारी टीमें बना करके हमने अन्य जनपदों में, नज़दीक के जनपदों में भेजा, जिसमें बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मथुरा, दिल्ली, अन्य स्थानों पे थाना वार टीमें बना करके भेजी गई और उनको जो आइडेंटिफिकेशन का बॉडी पे सिर्फ एक ही चिन्ह था कि पैर में बिछुए पहने हुए थे। इसको लेकर के एक फ़ोटो बनाया गया, एक पैम्फलेट बनाया गया और उसमें उसके विवरण को लिख करके जो बॉडी लगभग 5 फीट 4 इंच के अराउंड अनुमानित की गई थी उसको, और जो आइडेंटिफिकेशन का मार्क्स था, चिन्ह, वो बिछुआ पहना हुआ पैर में, उसको लेकर के 40 लोगों की टीम सभी थानों पे जो दिल्ली के थे, अन्य जनपदों के थे, वहाँ पे भेजा गया। वहाँ पे जितने भी मिसिंग रिपोर्ट थे उसकी एनालिसिस कराई गई और उसके अलावा जो DCRB में रिपोर्ट होती है मिसिंग की, उसको एनालिसिस कराई गई। जो भी अनवर्कआउट केस थे उसको आइडेंटिफाई कराया गया, उनसे संपर्क किया गया, उनको पहचान के चिन्ह भेजे गए और उनसे वार्ता की गई और इस तरीके से लगातार टीमें दिन रात लगी हुई थी। कई सारी टीमें जो हमारी ACP, ADCP और हमारे थाना क्षेत्र और पूरे जो हमारा जोन है उस पूरे जोन की टीमें और CRT टीमें, सभी टीमें इसमें लगी हुई थी। CP मैम ने इसको बहुत ही पर्सनल रूप से, बहुत ही गंभीरता से लिया था। डेली केस की मॉनिटरिंग कर रही थी वो, डेली बेसिस पे दिन में 2 बार वो पूछती थी केस की प्रोग्रेस और हमारे जॉइंट CP LO साहब भी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग करते रहते थे इस केस की। उनके निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा केस का खुलासा हुआ। जब एक संदिग्ध बस उस घटना स्थल से निकलते हुए पाई गई तो जीरोइंग करते हुए जो हमने अन्य वाहनों की जीरोइंग की थी उसमें ये पाया गया कि एक बस है जो संदिग्ध रूप से जा रहा है। तो कई वाहनों के ट्रैकिंग में जिसको हम लोग कर रहे थे, ड्राइवर और उनसे पूछताछ, उसी क्रम में इस बस के ड्राइवर से जब पूछताछ के लिए हम लोग बरौला क्षेत्र में गए तो वहाँ जानकारी मिला कि इसका कुछ व्यवहार संदिग्ध है और जो वहाँ पूछताछ की गई आसपास के लोगों से तो पता चला कि ड्राइवर, एक महिला जिसका नाम प्रीति यादव है, वो 5-6 दिन से लापता है, जो इस ड्राइवर के संपर्क में रही थी और वहाँ से 300 मीटर की दूरी पर इसके पास ही रहती थी। और उसके जब और गहनता से पूछताछ हुई तो पता चला कि ये जो मोनू है, मोनू सिंह, वो पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसने बताया कि जो इसकी माँ है, मोनू की माँ और प्रीति की जान पहचान हो गई थी। एक फैक्ट्री थी बरौला में जींस की, जहाँ पे ये लोग साथ में काम करते थे। साथ में काम करते हुए पहचान हुई थी और फिर घर आना जाना शुरू हो गया था। इसके बाद लगातार इसके घर आती थी। वहीं पे जो मोनू था उसका प्रीति से अनैतिक संबंध बन गया था। अनैतिक संबंध बन गया और लगातार वो इस पर दबाव बनाने लगी। चूँकि 2-2.5 साल से ये संपर्क में थे, आपसी संबंध चल रहे थे और उसके बाद इसके भी बच्चे थे, उसके भी बच्चे थे जो साथ में रहते थे। इसके परिवार में चूंकि नज़दीक में रहना था, आना जाना था और इसके 2 बेटी और 1 बेटा था मोनू सिंह के। तो धीरे धीरे चीज़ें उलझती चली गई। कई बार इनको आपस में झगड़ा होने लगा, विवाद होने लगा। पारिवारिक विवाद के रूप में वो लगातार दबाव बनाती रही कि तुम मुझे पैसे दो, 4-5 लाख रुपए पैसे की भी मांग करती रही। और इसी क्रम में झगड़े के दौरान कई बार उसने कहा कि मैं तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराऊंगी। उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख हुआ कि ये हमारे परिवार से, हमारी बेटियों से अनैतिक कार्य करवाएगी, तो इसलिए कई दिनों से वो
ये प्लानिंग में आ गया कि महिला इतना प्रताड़ित कर चुकी है मुझको कि इसे रास्ते से हटा दिया जाए, जैसा कि उसने पूछताछ में बताया। इसने कई दिनों से सोचा, फिर एक दिन इसको बुलाया महिला को, उसके घर गया दिन में, और वहाँ से एक गड़ासा जो मछली मुर्गा काटने वाला था उसको लिया और महिला को बुलाया कि तुम भी आओ, और एक बस में इसने उसको बैठाया। जो ये बस चलाता था, एक सत्संग के उसमें चलाता था, ये बस में बैठाया करीब 3 साढ़े 3 बजे के आसपास और लेकर के निकला। वो आकर के एक सीएनजी पेट्रोल पंप है जो घटनास्थल से दूसरी तरफ पड़ता है थोड़ी दूर पे, वहाँ पे रुका। उसने स्वयं के लिए एक पराठा लिया और महिला के लिए मैगी लिया। वहाँ पे दोनों अंदर केवल 2 ही लोग थे उस बस में, और एसी बस चूँकि थी उसमें डार्क ग्लासेस लगे होते हैं, तो वो एसी बस थी। वहाँ पे इसने उसको खाने के लिए कहा, वो खाने में थोड़ा नानुकुर कर रही थी और उसी में झगड़ा फिर से पुनः इन लोग का स्टार्ट हो गया। दोबारा जब झगड़ा स्टार्ट हुआ तो उसको, इनकी बेटियों को पुनः उसने प्रोवोक किया कि तुम्हारी बेटियों से अनैतिक कार्य कराएंगे। इसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया और जो छुपा के उसने चापड़ रखा हुआ था उससे उसका एक झटके में गला काट दिया। गला काटने के बाद लगातार उसने उस पर कई वार किए। पहचान के जो भी चिन्ह थे इसने ये पूछताछ में बताया कि इसको लगा कि फिंगरप्रिंट से या आइरिस से या चेहरे के मिलान से पहचान हो सकती है, तो इसने फिर पूरा कई वार करके गला काट दिया, सर हटा लिया वहाँ से, और पंजे भी दोनों हाथ के काट लिए। उसको लेकर के और उसके महिला के सारे कपड़े एक झोले में भर लिया और महिला को नाले में ही वहीं पे फेंक दिया। उसके बाद बस को ले गया और गाजियाबाद में एक सिद्धार्थ बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे इसने बाकी के सामान, जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसने झोले में जो रख रखा था, उसको वहाँ रख करके उसको एक बार कुचला। उसके बाद उसको वहाँ पे फेंक दिया, रेलवे ट्रैक पे फेंक दिया, जहाँ से वो माल इसकी निशानदेही पे हाथ और बाल और कपड़े आदि अन्य सामान वहाँ से बरामद हुए हैं। और उसके बाद जितने भी वाहन थे और सामान थे उनका फोरेंसिक टेस्ट कराया गया, तो उसमें ह्यूमन ब्लड के स्टेन पाए गए हैं। वो स्टेन ह्यूमन ब्लड के पाए गए हैं। उसको अब गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अब इसको जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें जो पहचान छिपाने के लिए अंग काटे हैं, क्या इसने पूछताछ में से कुछ बताया कि कुछ फिल्म देख के इसने सीखा, या ऐसे कैसे पता था कि ये सब, क्योंकि एक बस ड्राइवर है, कोई इतना नहीं है कि शातिर माइंडसेट। नहीं, इसने पूछताछ में ऐसा तो नहीं बताया कि हमने कोई फिल्म देख करके ऐसा सीखा है, लेकिन ये इतना जानता था, जो इसने स्वीकार किया है कि हमने इसका फिंगरप्रिंट और ये सब ना आ जाए, कोई पहचान का चिन्ह ना आ जाए, इसीलिए गर्दन और हाथ काटे हैं। इसने इतना स्वीकार किया है कि फिंगरप्रिंट या कोई आइरिस का मिलान ना हो जाए, तो इसलिए ही गर्दन और हाथ काटे हैं। और इसीलिए इसने पढ़ा लिखा ये मूल रूप से नहीं था, शिक्षित नहीं था, लेकिन ये दस्तखत कर सकता है, जानकारी रखता है, मतलब चीज़ों को सामान्य रूप से पढ़ सकता है, लेकिन कक्षावार इसने पढ़ाई नहीं की है, जैसा इसने पूछताछ में बताया। करने के लिए सिद्धार्थ बिहार स्कूल बनाकर ये जा रहा था, रूट पे उधर जा रहा था और वहाँ जा करके इसने एक एरिया चिन्हित किया जो सुनसान लगा इसको, वहाँ पे इसने सामान को उतारा, एक बैग में रखा हुआ था, उस पर इसने 1-2 बार गाड़ियाँ भी चढ़ाई, उसके बाद उठा करके इसने सारे सामान फेंक दिए। तो सही नोएडा से लेके बस वहाँ गया गाजियाबाद? हाँ, गाजियाबाद तक गया था, फिर वापस ये उसी बरोला क्षेत्र में ला करके उसने गाड़ी को खड़ा कर दिया। इसने वो उसको धुला भी, जो ब्लड स्टेन पड़े थे, गाड़ी को इसने वाश किया, धुला अपने स्तर से, वहीं स्थल पे ही धुलाई करी, जो सत्संग स्थल है वहाँ पे धुलाई करी, वो कई बार धुलाई करी। इसने पूरा स्टेन, जितने दाग धब्बे थे उसमें ब्लड के, वो पूरे मिटाने का, साक्ष्य मिटाने का पूरा प्रयास किया। ये वहीं से क्षेत्र में पड़ता है और उसके बाद इसको बार बार धुल करके इसने मिटाने का प्रयास किया। और चूँकि उसके बाद भी फोरेंसिक में जो हमारे टेस्ट होते हैं उसमें ये चेक कराया गया, तो कई स्थानों पे जो स्पॉट पड़े हुए थे वो बाकायदा चिन्हित हुए, ह्यूमन ब्लड के रूप में आइडेंटिफाइड हुए। महिला के किसी और से भी संबंध था? नहीं, महिला के अभी तो किसी और से संबंध नहीं आए, लेकिन इसी से संबंध आए हैं और ये इसने बताया कि हमसे ही संबंध थे, जो पूछताछ में इसने बताया। मैं अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।